आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के 2021 के फरवरी के 23 तारीख को हुए सीबीटी 1 के जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल है, भारतीय न्याय प्रणाली में हेबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो हेबियस कॉर्पस पहले है क्या? हेबियस कॉर्पस है एक रिट है। न्यायालय 5 प्रकार के रिट जारी कर सकती है। पहला हेबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडिबस यानी परमादेश, तीसरा सर्सियरी यानी उत्प्रेषण, चौथा प्रोहिबिशन यानी निषेध और पांचवा है क्यूवो वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। तो हैबियस कॉर्पस में न्यायालय रिट जारी करती है और इसका मतलब है कि सशरीर उपस्थित किया जाए। पहले जानेंगे कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद हैं जो बताता है कि न्यायालय रिट जारी कर सकती है। तो भारत में न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जिला कोर्ट है। तो यह अनुच्छेद 232 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया है और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को अधिकार दिया गया है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों को भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर बनाया गया है। अगर हम संविधान की मूल प्रति को खोलें, मूल प्रति मतलब आज के वर्जन में, तो उसमें भाग 3 जो कि मूल अधिकार है, उसके 32 आर्टिकल 32 में लिखा है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए उपचार। और उसके खंड दूसरे खंड में लिखा गया है कि इस भाग यानी मूल अधिकार के भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी को प्रावर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा एवं उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित हो, निकालने की शक्ति होगी। एक एक करके थोड़ा देख लेते हैं। मैंडमस का मतलब होता है जब कोई अधिकारी कर्तव्य निभाने में नाकाम रहता है तब न्यायालय यह रिट जारी करती है। इसका शाब्दिक अर्थ है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब कोई भी सरकार, न्यायालय, निगम, पब्लिक अथॉरिटी कोई भी पब्लिक ड्यूटी करने में नाकाम रहती है। वहीं सरसरी सुप्रीम कोर्ट या किसी उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायाधिकरण द्वारा पहले से पारित आदेश को रद्द करने के लिए जारी किया जाता है। मतलब आदेश अगर पारित हो गया तो सर्सियोरी होगा, लेकिन पारित अगर नहीं हुआ और मामला चल रहा है तो उसी को प्रोविशन कहेंगे। उस मामले को बुला लिया जाता है। वो उनका विवेकाधिकार है कि यह क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि यह न्यायालय जो निचली अदालतें हैं या हाई कोर्ट के अनुसार ये निचली अदालतें हैं, उनके अधिकार क्षेत्र का अंदर है या बाहर है, या कोई विधि का कोई सारभूत प्रश्न है, इस आधार पर उसको ऊपरी कोर्ट बुला लेती हैं। तो प्रोहिबिशन का मतलब है मना करना या रोकना, और इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। यह रिट तब जारी किया जाता है जब एक निचली न्यायालय या कोई न्यायिक सिस्टम इसमें निहित सीमाओं या शक्तियों को स्थानांतरित करने की कोशिश करता है। इस रिट के जारी होने के बाद निचली न्यायालय आदि में कार्यवाही समाप्त हो जाती है। क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है जिसका वह अधिकारी नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो रिटायर्ड हो गया फिर भी उसी पोस्ट पर जमा है, तो सरकार पूछ सकती है, या कोई अवैध कब्जा कर लिया है, सरकार उससे पूछती है कि आप किस आधार पर यहाँ नौकरी कर रहे हैं, या इसी प्रकार की बातें। तो इसका आंसर हो गया, आपको प्रत्यक्ष बंदीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। अगला सवाल है, नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नगरहोल नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं कि यह पश्चिम घाट में स्थित है, पहला। दूसरा, कहाँ स्थित है? तो मैसूर में है। मैसूर में कहाँ है? तो मैसूर और कोडागू जिले में है। यह प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट के लिए प्रसिद्ध है। नगरहोल जो है वो वायनाड वायनाड लाइफ सेंचुरी से सटा हुआ है, उसी के पास है। और यहाँ पर जो रिजर्वायर होते हैं, काबिनी और तराका जो रिवर है यानी रिजर्वायर है, जो जल संसाधन है, उसके नजदीक में है ये नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, मतलब चारों ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है कंपास। कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है और उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है, बात बिल्कुल सही है। दूसरा है साइक्लोट्रॉन, छोटे परिणाम वाले चक्रवातों को मापता है। भाई चक्रवात को मापने के लिए साइक्लोट्रॉन यूज नहीं होता है।
तो तीसरा सही होना चाहिए। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता को मापता है और एक इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का संसूचन करता है। तो साइक्लोट्रॉन करता क्या है? तो साइक्लोट्रॉन जो है वो उसे कण त्वरक कहा जाता है। मतलब साइक्लोट्रॉन मशीन से बीम का उपयोग करके परमाणुओं पर बमबारी करते हैं और अल्पकालिक आइसोटोप बनाते हैं। मतलब ये परमाणु भट्टी में काम होगा, यहाँ वहां खुले ये काम नहीं होता। तो इसी प्रकार रेलवे सवाल पूछ लेती है। तो इसमें से कुछ है, जैसे अल्टीमीटर ऊंचाई संसूचित करने का वैज्ञानिक यंत्र है, आमीटर विद्युत धारा मापने का है, एनीमोमीटर वायु का वेग मापता है, ऑडियोफोन श्रवण शक्ति सुधारता है, बाइनोक्यूलर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग होता है, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब का मापन करता है और क्रस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का विलेखन करता है। इस प्रकार बहुत सारी लिस्ट दिया रहता है लूसेंट जैसे किताबों में, देख लेंगे। यहाँ से सवाल बन रहे हैं तो इस पर ध्यान देंगे। अगला सवाल है, 2011 के जनगणना के अनुसार किसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है? पहली बात कि पिछली बार जनगणना 2011 में ही हुई है, हर 10-10 साल में होती है। तो इस पिछली बार 2011 में हुई, अब 2021 में होना था तो कोरोना आ गया। अब 21 को बढ़ा के अब 25 में कर दी गया कि 2025 में अब जनगणना होगी। उसी के अनुसार आंकड़े आएंगे, लेकिन अभी तक सवाल चल रहे हैं तो उसी का है कि तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जब व्यक्ति 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, मूलभूत अंकीय अंकगणितीय सवाल कर सकता है, तो उसे साक्षर माना जाता है। देश में साक्षरता का प्रतिशत 74% है ओवरऑल, जिसमें पुरुष ज्यादा है यानी कि 82% और महिलाएं 65% है, यानी 65.5% कह सकते हैं। और हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि केरल सबसे साक्षर राज्य है और इसमें साक्षरता लगभग 94% है। और जैन कम्युनिटी कहा जाता है कि भारत में सबसे शिक्षित कम्युनिटी है। पैसे वाली तो है ही है, लेकिन शिक्षित भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जैविक उत्प्रेरक है? उत्प्रेरक हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देता है। तो खैर कृत्रिम होता है, लेकिन हमारे शरीर में भी कुछ जैविक होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो हमारी अभिक्रियाओं को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, नियंत्रित करते हैं, मतलब कुल मिला के मेटाबॉलिज्म को सही रखते हैं। तो इसका सही आंसर है कि एंजाइम कहते हैं उसको। और एंजाइम के बारे में थोड़ा जानते हैं कि एंजाइम या प्रोटीन होता है, क्या होता है ये? तो जैव रासायनिक प्रतिक्रिया को की दर को बढ़ा देता है, उत्प्रेरित करता है। तो शरीर में एंजाइम जैसे कुछ एक उदाहरण है। एंजाइम सुक्रेज जैसे सुक्रोज या को शुगर में तोड़ता है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ता है, और लाइपेज वसा। इस प्रकार लिस्ट बने हैं, तो उसको याद कर लेंगे। और यहाँ पे फैक्ट है कि एंजाइम और हार्मोन के बीच में कुछ अंतर है। तो एंजाइम और हार्मोन के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि एंजाइम प्रतिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जबकि हार्मोन संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर में विभिन्न कार्यों को सक्रिय करते हैं। मतलब हार्मोन जब स्रावित होता है तो ये संदेश वाहन का काम करता है। मस्तिष्क में है प्यूटिटरी ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन रिलीज होगा। अब वो उस पार्ट में जाएगा जिस शरीर को उत्तेजना करना है। ठीक है, तो ये संदेश वाहक का काम करता है। एंजाइम व हार्मोन मुख्य रूप से अपनी रासायनिक संरचना में भिन्न होते हैं। हार्मोन में यह रासायनिक संरचना उपयोग के बाद बदल जाती है, लेकिन एंजाइम में वही रहती है। देखिए कुछ प्रमुख फैक्ट क्या है कि कार्टिसोल जो है वो तनाव हार्मोन कहा जाता है इसे। भाई याद रखना है कि तनाव से हमारा जो है ब्लड प्रेशर, शरीर की गतिविधियां बहुत प्रभावित होती हैं। इसलिए तनाव हार्मोन कार्टिसोल इसके लिए जिम्मेदार है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो है वो महिलाओं के में मौजूद होती हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन। के आपके दाढ़ी वाल जब उगते हैं किशोरावस्था में, तो ये टेस्टोस्टेरोन ही जिम्मेदार है। और एक प्रमुख है कि मेलाटोनिन मेलाटोनिन जो है वो सर्केडियन ले यानी नींद चक्र को नियंत्रित करता है। भाई रात होती है और हमें नींद आने लगता है, क्या कारण है? और 4 बजते ही सुबह ऐसी नींद आती है कि मतलब कहने की बात नहीं। तो ये कारण मेलाटोनिन का ही है कि हमें नींद के लिए प्रेरित करती है। तो सवाल है मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है? तो ये पीनियल ग्रंथि, जो छोटी सी ग्रंथि होती है कान के पास, उससे निकलते पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन। और हार्मोन में पादप हार्मोन भी है। भाई हमारे शरीर में जैसे हार्मोन निकलते हैं पादपों में भी निकलते हैं। तो इसमें है ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकानिन और एथिलीन। ऑक्सिन क्या कार्य करता है? तो ये कार्य रट लेना भाई, बहुत काम का है ये।
तो ऑक्सिन जो है वो पौधों की जड़ तथा तने की लंबाई में वृद्धि करता है। दूसरा, कोशिकाओं के दीर्घकरण में सहायक है, मतलब हाइट बढ़ा रहा है। और भाई कोशिका बढ़ेगी तो शरीर बढ़ेगा, तो वही जड़ तना जो भी है। और बीज रहित फलों के निर्माण में सहायक है, ये जरूरी है। बीज रहित फलों के निर्माण में, वो फल जिनमें बीज नहीं होते उसके निर्माण में सहायक है। अगला है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या करेगा भाई, तो यहाँ भी वही जड़ और तना, यहाँ भी जड़ और तना वृद्धि में सहायक, और बीज के अंकुरण में सहायक। जिब्रेलिन बीज के अंकुरण में सहायक, तो ये बीज रहित फल के निर्माण में था ऑक्सिन। साइटोकाइनिन भाई क्या करता है, तो फूल पत्ती फलों के विकास में सहायता देता है, यानी फूल खिलने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन। एथिलीन, भाई हम लोग पढ़ते थे ना कि कृत्रिम कार्बाइड जो है, कार्बाइड का यूज करते थे आम वाम पकाने में, है तो वही एथिलीन है, फलों को पकाने में सहायक है। हम लोग कृत्रिम रूप से करते थे और ये पेड़ों में पाया जाता है। पत्ते को गिराने का भी काम करता है, सही है। ये भी जरूरी है भाई, पत्ते गिरने चाहिए। कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, तो कोशिका विभाजन को प्रेरित कौन कर रहा है, एथिलीन कर रहा है। और कोशिकाओं के दृढ़ीकरण में कौन सहायता दे रहा है, तो ऑक्सीन कर रहा है। चलो, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन। लो, ये उल्टा काम कर रहा है, ये जो ऑक्सीन है वो बढ़ा रहा है, एब्सिसिक घटा रहा है। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह बीजों एवं कलियों के अंकुरण को संतुलित करके उन्हें सुप्त बनाए रहता है कि भैया अभी ठंड चल रही है, अभी सिकुड़ के रहो, बाद में फैलना है। बीज को कह दिया है कि अभी तुम्हारे लिए उचित दशा नहीं आई है, तो आप जो है सुसुप्त रहें, जब गर्मी पानी खाद मिले तो उग जाना। तो ये कौन कर रहा है, एब्सिसिक अम्ल कर रहा है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है तो स्वराज दल सी आर दास। भाई स्वराज दल सी आर दास, वैज्ञानिक समाज एम एन राय, साइंटिफिक सोसाइटी। अगला है भूदान आंदोलन विनोबा भावे और वेद समाज धरालू नायडू। तो देखो भैया, वेद समाज धरालू नायडू है, पढ़ते आ रहे हैं। भूदान विनोबा भावे निकल गए थे, है ना, निकल गए थे, देश में भ्रमण किया, बहुत सारी जो असमानताएं थी उसमें लोगों से अपील किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। उनका व्यक्तित्व ही ऐसा था कि लोग स्वतः आजादी के बाद जो है स्वतः आगे आकर के जमीनें दान की, और समाज में थोड़ा भेदभाव को कम किया गया। तो विनोबा भावे का यह अभिनव प्रयास था, इनके लिए इन्हें कोटि कोटि धन्यवाद। अगले हैं वैज्ञानिक समाज यानी कि साइंटिफिक सोसाइटी। भाई यही तो खेल है, साइंटिफिक सोसाइटी एम एन रॉय ने नहीं की। भाई एम एन रॉय कम्युनिस्ट आदमी है, ये अपने कम्युनिस्ट एजेंडे में लगे रहते थे। ये साइंटिफिक सोसाइटी के चक्कर में नहीं थे, इसके चक्कर में कौन थे, तो भैया सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ में 1864 में बनाया था, इसे स्थापना की थी, है ना। और सर सैयद अहमद खान मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था, आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया था। और वे अंग्रेजों से जो मुसलमानों की जो दूरी बढ़ गई थी उसको कम करने में सर सैयद अहमद खान का बहुत बड़ा योगदान था। और इनकी नीतियों की वजह से इन्हें कुछ लोग, इन्हें इतिहासकार मतलब दो राष्ट्र सिद्धांत के वास्तुकार के रूप में मानते हैं। वहीं अगला है सी आर दास। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, कर दिया और जेल चले गए, तो कांग्रेस के दो धड़े में विभाजित हो गए। कांग्रेस दल के लोग एक कहते थे कि हमें रचनात्मक कार्य करना है, गांधी जी बता के गए, जबकि दूसरा कह रहा नहीं, हम रचनात्मक कार्य नहीं करेंगे, हम असहयोग ही करेंगे, लेकिन विधानसभा में जाके, असेंबली में जाके करेंगे। ये कहना था स्वराजियों का। स्वराज दल जैसे सी आर दास और चितरंजन दास, सी आर दास मतलब चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर बनाया था, और ये काफी हद तक सफल भी हुए थे। हाँ, कुछ एक भ्रष्टाचार के आरोप जरूर थे स्वराज दल में, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, ये कहा जाता है। फिर इस पर कभी विशेष बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सवाल है, ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। तो ये तत्कालिक सवाल था, ये तो अभी आना नहीं है ना। आना किसे है, तो आना है ब्रेन रॉट को। बोलता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी ब्रेन रॉट शब्द को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो ब्रेन रॉट है क्या, यही तो सबसे बड़ी भाई दिक्कत है हमारी आपकी। ये ब्रेन रॉट ऐसी आदत है जो हमें घंटों रील्स देखने से हो सकती है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह ऐसी आदत है जो हमें मानसिक रूप से क्षति पहुंचा रही है और हमारी बौद्धिक क्षमता खत्म कर रही है। सही बात है भाई। 1854 में 1854 में हेनरी डेविड थोरो, भाई गांधी जी, यहाँ गांधी जी इनके बहुत बड़े प्रशंसक थे, उनसे बहुत कुछ सीखा था, ये वही थोरो हैं।
1854 में हेनरी डेविड थोरो नामक लेखक ने अपनी पुस्तक वाल्डेन में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल मानसिक और बौद्धिक प्रयास में सामान्य गिरावट के लिए कहा था। खैर चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो ब्रेन रॉट भाई याद कर लेना, 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो कौन चुना है भाई? तो ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी चुन रहा है इसको। क्या करते हैं कि हम लोग मोबाइल से लगे रहते हैं तो हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती हैं। अब देखिएगा, सुस्ती आने लगती है, नींद आने लगती है, और बहुत प्रकार की दिक्कतें हैं, विशेषज्ञ बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई इसका मुख्यालय कोलकाता में है ना। जीएसआई क्या जीएसआई के मुख्य कार्य राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक सूचना तथा खनिज संसाधन मूल्यांकन के सृजन और अपडेशन से संबंधित है। स्थापना हुई थी उसकी 1851 में स्थापना की गई थी, यानी अंग्रेजों के जमाने का संस्थान अंग्रेजों ने ही किया था। और जॉन मैक्लेलैंड ने पहली बार 1848 में अपनी रिपोर्ट में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। अभी वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह खान मंत्रालय के अधीन होता है। भाई हमारे यहाँ लिथियम मिल रहा है, किधर क्या खनिज का जो भी डेटा है, कहाँ क्या है, तो भाई इसी यही सब जीएसआई ही रिकॉर्ड रखती है इनका, है ना। आगे बढ़ते हैं। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? ये बौद्ध जैन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सिद्धांत है अपरिग्रह, कुछ नहीं रखना है, स्वतंबर दिगंबर, है ना। और ये बासीदास कर्नाटक में मूल मूल रूप से होता है बासीदास। तो ये जो इसका आंसर है कि जैन मठ संस्थानों को बासीदास कहते हैं। और कहाँ कहते हैं? कर्नाटक तरफ कहते हैं, है ना। तो जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं ना, जान लो ये 2-4 बातें, है ना। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत हैं: अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, है ना। और ब्रह्मचर्य जोड़ा था किसने? तो महावीर स्वामी ने। महावीर स्वामी कौन? 24वें तीर्थंकर। भाई मुख्य रूप से श्वेतांबर और दिगंबर, ये जो है दो भागों में जैन धर्म बटा हुआ है। श्वेतांबर स्थूलभद्र ने इसके प्रमुख नेता थे, और दिगंबर का भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ चले गए थे उस तरफ साउथ में। और जब वापस आए, क्योंकि अकाल पड़ गया था, तो वो चले गए उस तरफ। जब वापस आए तो भाई देखा कि यहाँ तो अलग हिसाब है। दिगंबर लोग कहे नहीं, हम लोग नग्न रहेंगे, हमारा उन्होंने अपना सिद्धांत रखा। अब काम की बात यह है कि दिगंबर मतलब दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो वही दिगंबर कहलाती है। कुछ समय पहले संलेखना पद्धति बहुत चर्चे में था। संलेखना पद्धति होता है कि आदमी उपवास करके अपने शरीर को त्याग देता है। 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, जितना दिन हो उपवास रखेंगे और फिर अपने शरीर को अंत कर लेंगे। तो ये संलेखना पद्धति है, जैन धर्म में प्रचलित है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी और बहुत सारा विवाद हुआ था। तो संलेखना आप याद रख लेंगे। और हाँ, जैन धर्म में भी है कि ये भी जैन धर्म विभाजित है स्वतंबर दिगंबर में। तो स्वतंबर और दिगंबर भी कुछ कुछ में विभाजित है, और कई पंथों में विभाजित है ये, मतलब बहुत ज्यादा तो दिक्कत होती है। खैर मोटा मोटी ये है कि श्वेतंबर मंदिर मार्गी और स्थानकवासी में विभाजित है, जबकि दिगंबर 13 पंथी और 20 पंथी। ये 13 पंथी 20 पंथी आप किसी जैन से मिले और पूछ ले कि आप कौन से पंथी है, 13 पंथी 20 पंथी, वो बता देगा। खैर, और जैन धर्म में त्रिरत्न है: सम्यक ज्ञान, दर्शन और कर्म, है ना। इसको याद रखेंगे। तो ये था जैन धर्म, और कभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अगला सवाल है कि इसमें कौन सी तरंगे मनुष्य के लिए श्रव्य होती हैं, जो आदमी सुन सकता है? तो भैया हम बहुत कम आवृत्ति के भी नहीं सुन सकते और बहुत ज्यादा भी नहीं, हमारा रेंज है। जैसे होता है ना, आदमी 100 साल तक जी सकता है, 1000 साल तक नहीं, तो उसी प्रकार रेंज है। तो हमारे कानों का रेंज वही 20 से 20,000, है ना, पढ़ते आ रहे हैं। तो अल्ट्रासोनिक जो होता है वो 20,000, अल्ट्रा मतलब 20,000 से ज्यादा, और इंफ्रा मतलब 20 से कम। ठीक। तो ये याद रखने वाली बात है कि कुत्ते बिल्ली जो हैं वो सुन लेते हैं 20,000 से कम वाले। और इंफ्रासोनिक जो होते हैं वो भूकंप में उत्पन्न होते हैं, हाथी उनको सुन पाते हैं, वेल। तो इस प्रकार कुछ पशु पक्षी जानवर है कुल मिला के जो इसको सुन सकते हैं। और हमारा सवाल आपसे यह है कि आप बताएं कमेंट में कि गाल्टन की सीटी का क्या काम है। अगला सवाल है भाई, ये करंट का सवाल है कि पूमा का जो है ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली 100 करोड़ रुपए लिए थे भाई, उसी समय का सवाल है। इसको स्किप करते हैं।
अगला सवाल है, भू क्षेत्रफल के आधार पर इसमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? भाई यूरोप सबसे विकसित महाद्वीप है यूरोप, है ना। और इसका सबसे बड़ा देश, तो सबसे बड़ा देश भाई इटली छोटा, यूनाइटेड किंगडम छोटा, रोमानिया छोटा, है ना। तो ये रूस है इसका सही आंसर, आप भी जानते हैं वैसे। तो रूस सबसे बड़ा है, तो लिस्ट क्या बताता है कि सबसे बड़ा एक नंबर में रसिया, दूसरा में कनाडा, तीसरा में चाइना, चौथा में अमेरिका, पांचवा में ब्राजील, छठा में ऑस्ट्रेलिया, सातवां में इंडिया, आठवां में अर्जेंटीना, नौवें में कजाकिस्तान और 10 में अल्जीरिया। फिर से दोहराते हैं, पहला रसिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा यूनाइटेड स्टेट्स, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां इंडिया, आठवां अर्जेंटीना, नौवां कजाकिस्तान और 10वां अल्जीरिया। आपसे सवाल है कि आप बताएं अल्जीरिया किस महाद्वीप में आता है। तो ये तो भाई हो गया एरिया वाइज। अब आदमी वाइज भी काउंट कर लेते हैं कि पॉपुलेशन, तो कहा जा रहा है अभी इंडिया नंबर 1 आ गया, दूसरा चाइना है, यूएसए रिमेन्स 3 तीसरे स्पॉट पर है। अब भैया अपना पाकिस्तान पांचवें पे है ना। यहाँ ब्राजील पांचवें पे था क्षेत्रफल में, और इधर पाकिस्तान है अपना। तो पहला है क्षेत्रफल में इंडिया, दूसरा चाइना, तीसरा यूनाइटेड स्टेट्स और उसके बाद चौथा इंडोनेशिया, चौथा इंडोनेशिया जो हमारा बाजू का देश है, अंडमान निकोबार से सटा हुआ है, इंडोनेशिया, पांचवा पाकिस्तान, छठा नाइजीरिया, सातवां ब्राजील, आठवां बांग्लादेश, नौवां रसिया और 10वां इथोपिया, अफ्रीकन कंट्री इथोपिया। रूस के बारे में एक फैक्ट भी है, थोड़ा पढ़ते चलेंगे। रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को कहाँ स्थित है? मस्कावा नदी पर। मस्कावा नदी किसकी सहायक नदी है? ओक नदी, ओका नदी, सॉरी ओका नदी। ओका नदी की सहायक नदी कौन है? तो मस्कावा नदी। और ओका नदी भी किसकी सहायक है? तो भाई वोल्गा नदी की। यानी कि ये जा रही है वोल्गा, इस पर जुड़ी ओक, ये है वोल्गा, इस पर जुड़ी ओका, ओका से जुड़ी मॉस्को, मस्कावा नदी जो कि मॉस्को पर है। तो और वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है ना। और यूरोप जो है, सॉरी, ये वोल्गा वोल्गा जो नदी है वो वर्ल्डाई की पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है ना, कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अगला सवाल है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो रेडियो खगोल विज्ञान भाई रेडियो टेलीस्कोपी होती है, जिससे हम लोग आसमान में भाई प्रेक्षण करते रहते हैं, देखते रहते हैं। तो सवाल यही है कि रेडियो खगोल विज्ञान, ये रेडियो ट्रांसमीटर की बात नहीं है, रेडियो खगोल विज्ञान की बात चल रही है। तो इसका केंद्र कहाँ है? तो कई जगह है, मेनली तो पुणे में है, लेकिन यहाँ पुणे ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ ऊटी वाला ऑप्शन सही होगा, है ना। ऊटी रेडियो टेलीस्कोप जो है TIFR का भाग है और ये ऊटी में है। ये ऊटी को ही जो है ना उधग मंडलम कहा जाता है, ऊटी इसका शॉर्ट नाम है। और पुणे में है गेंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये पुणे में स्थित है। और फैक्ट है कि प्रतिवर्ष 23 जुलाई को भारत में राष्ट्र प्रसारण दिवस, खैर ये आना है नहीं लेकिन लिख दिया है। और वर्ष 1927 में मुंबई कलकत्ता में दो ट्रांसमीटर की स्थापना हुई। और रेडियो तरंग क्या है? तो रेडियो तरंगे विद्युत चुंबक के स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे होती हैं। ये तरंगे एक तरह का विद्युत चुंबक के विकिरण होती हैं। सही है। इन तरंगों के संचार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। और विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग एक ऐसा गुण है जो उसके माध्यम पर निर्भर करता है, सही बात है, जिसमें वह यात्रा कर रही है। अन्य गुण जैसे आवृत्ति, समय अवधि और तरंग दैर्ध्य उस स्रोत पर निर्भर करते हैं जो तरंग उत्पन्न कर रहा है। हाँ भाई, उसका समय अवधि, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य जो तरंग उत्पन्न कर रहा है उसी पर न पता चलेगा, है ना। वो सूर्य से आ रहा है, वह ब्लैक होल से आ रहा है, कैसे पता चलेगा? या हमारे मुंह से निकल रहा है वो तरंग, हम वो उत्पन्न कर रहे हैं आवाज की तरह से। तो खैर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ इस पर कभी और चर्चा करेंगे कि ये किस तरह की तरंग दैर्ध्य हैं। अभी फोकस करते हैं क्वेश्चन पेपर पे। तो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र जो है कहाँ है? इसी का एक करंट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि भारत में डार्क स्काई जो है, डार्क स्काई नेशनल पार्क को जो है इसका मान्यता दिया गया है, इस बार वहां स्थापित किया गया है मतलब। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे 2018 में DRDO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? खैर 2018 छोड़ते हैं, अभी ध्यान रखते हैं अभी सवाल क्या आ सकता है। तो समीर वी कामत भैया ये मई 2024 तक रहेंगे। और जितने भी DRDO के लॉन्च हो रहे हैं उसमें यही भाई साहब
मेन भूमिका में है। तो मई 2024 तक है समीर कामत, 2022 से 2024 तक। फिर अगला सवाल है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? वही सही आंसर इसका है कि लॉर्ड मेयो ने इसका जो है वह सर्वेक्षण करवाया था। और भाई कैनिंग 1857 का विद्रोह के समय जो है यही थे। और हड़प नीति डलहौजी, फेमस क्वेश्चन, याद रखेंगे, है ना। अब अगले सवाल पे आते हैं कि पेरिफेरल डिवाइस क्या है। तो भाई पेरिफेरल वही है, आपके चारों पेरिफेरी की बात कर रहा है, आपके चारों आजू बाजू की, है ना। तो पेरिफेरल डिवाइस जो है उसके बारे में पूछा गया है कि क्या है। तो इसका सही आंसर है कि ये ऐसे आंतरिक या बाह्य डिवाइस है जो सीधा कंप्यूटर से जुड़ता है, यानी कंप्यूटर के अंदर भी लगा हो सकता है और बाहर से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के प्राथमिक कार्यों में योगदान नहीं करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रिंटर प्रिंटर है, स्कैनर है, फ्लॉपी, माउस, कीबोर्ड, ये सब सीपीयू से जुड़े होते हैं, ये पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। पेरिफेरल में भी होता है इंटरनल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और इनपुट आउटपुट। तो इंटरनल में जो है, इंटरनल डिवाइस में इंटरनल डिस्क है, एक्सटर्नल डिवाइस में कीबोर्ड है, आउट इनपुट में कीबोर्ड है, आउटपुट में स्पीकर है, स्टोरेज में पेन ड्राइव है और इनपुट आउट में मॉडेम, राउटर, है ना, ये स्थित है। भाई कंप्यूटर से दो सवाल पूछ ही लिया जा रहा है और इसके सिलेबस में है एनटीपीसी के, इसको ध्यान देंगे। अगला सवाल है 2018 में इनमें से किस अंडमान द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया? तो भाई इसका आंसर होगा रॉस द्वीप। ये उस समय का तत्कालिक क्वेश्चन था। बहुत सारे द्वीपों के, अंडमान निकोबार के बहुत सारे द्वीपों के नाम बदले जा रहे थे, उसी से लगता है रिलेटेड सवाल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्वी किनारे पर दो द्वीप समूहों से मिलकर बना है ये भारत है। ये बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर दो द्वीप बने हुए हैं। भारत, बंगाल की खाड़ी, ये भारत है, ये बंगाल की खाड़ी है। एक मिनट, ये बंगाल की खाड़ी है, पानी है ना। और यहीं पर जो है, यहीं पर दो आइलैंड्स हैं, अंडमान और निकोबार। आगे बढ़ते हैं। दो द्वीप, यह एक जलमग्न पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण में उनके पड़ोसी निकोबार द्वीप समूह म्यांमार, बर्मा और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच लगभग 620 मील यानी 1000 किलोमीटर तक दक्षिण में फैलाव का एक चाप बनाता है। यह चाप पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और पूर्व में अंडमान सागर के बीच सीमा बनाता है। देखो भाई, ये कुल मिला के कह रहा है कि एरोजनी जो हुई थी पर्वतों, एरोजनी मतलब होता है पर्वतों का निर्माण। तो पर्वतों का जो निर्माण हुआ था, हाँ, पर्वतों का जो निर्माण हुआ था, उसी क्रम में कहता है कि अंडमान निकोबार ये हमारा बर्मा है ना, और ये हमारा है इस जगह पे सुमात्रा जावा की द्वीपें जो कि इंडोनेशिया में। तो ये कह रहे हैं कि ये एक चाप बनाती हैं, ऐसे करके, चाप मतलब आर्क, ऐसे करके बनाती हैं। और ये है क्या? तो ये कह रही हैं कि जलमग्न पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। एक पर्वत श्रृंखला है, अगर पानी कम हो जाए वहां पे तो पर्वत ही दिखेंगी, लेकिन पानी है तो भाई पर्वत ढक गया है, और ऊपरी भाग जो है वो पर्वत चोटियां हैं उसकी, वही है अंडमान और निकोबार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर जो कि दक्षिण अंडमान द्वीप पर है, अंडमान निकोबार की राजधानी है। भैया पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम कहा जा रहा है, श्री विजयपुरम, याद रखेंगे, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार दो समूह एक बड़े द्वीप का चाप का हिस्सा है जो उत्तर में रखाइन पर्वत, अच्छा चलिए ये फिर पर्वत इरोजनी पे आ गया कि अंडमान और निकोबार दोनों द्वीप समूह एक बड़े चाप का हिस्सा हैं जो उत्तर में राखीन पर्वत और पटकाई रेंज की पनडुब्बी लकीरों के समुद्र के ऊपर के विस्तार और दक्षिण में मेंटा मेंटावई रिज जिनकी चोटियां इंडोनेशिया के मेंटावई द्वीप में बनाती हैं निर्मित है। सेम सेम टू सेम वो बात यही कह रही है। रखाइन पर्वत भाई कहाँ है? तो यही रखाइन पर्वत म्यांमार में है, और पटकाई जो है अपने पूर्वोत्तर में है, पटकाई बूम की पहाड़ियां, है ना। तो ये रखाइन वही है, रखाइन प्रांत जहां से रोहिंग्या आए हैं, ये वही रखाइन प्रांत है। अगला है कि सैंडल पीक को ध्यान में रखेंगे, सबसे ऊंची चोटी है वहां की, 737 ना। और
ग्रेट निकोबार में है माउंट लुथिया, तो बस माउंट लुथियार आप याद रख लें, ग्रेट निकोबार की सबसे जो है, और दक्षिण अंडमान में माउंट हैरियट, ये 3 याद रख लें। और एक बैरन द्वीप पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, है ना, सक्रिय माना जाता है इस ज्वालामुखी को। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी के शुरुआत में यहाँ विस्फोट हुए थे। और भाई चक्रवात आते हैं बंगाल की खाड़ी में, आप जानते हैं, तो कब होता है भाई? अक्टूबर और नवंबर के बीच में, तो यहाँ भी आएगा चक्रवात, जनधन की काफी हानि होती है। कुछ वहां के जनजाति हैं, सेंटेनली, सेम्पेन, जारवा, ओंग, ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट निकोबारी, ग्रेट अंडमानी, ग्रेट निकोबारी, ये वहां के जनजाति हैं, मूल निवासी हैं। भाई देखो, मूल निवासियों का कॉन्सेप्ट ये है कि ये है अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप है। एक मिनट, अफ्रीका महाद्वीप जो है, और ये हो गया फिर एशिया इससे जुड़ा हुआ है, ये अपना साउथ एशिया, पश्चिम एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, और फिर यहाँ पे ये म्यांमार, ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया। तो अफ्रीका से जो है, अफ्रीका से जनजाति लोग निकले, और इसी पट्टी होते 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 इधर से भारत, यानी कि ये अफ्रीका से होते हुए पश्चिम एशिया में होते हुए, ये आपके ईरान हो गया, इराक हो गया, सीरिया, लीबिया, पाकिस्तान होते हुए, भारत के पश्चिमी घाट होते हुए, आप देख लो कर्नाटक, मतलब आप यहाँ से राजस्थान पकड़ लो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, फिर तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद बंगाल से भी आप आगे जाएंगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट, आदिवासी ही आदिवासी, बांग्लादेश, बांग्लादेश तक में है भाई। हमारे यहाँ संथाल पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ अफ्रीकन मूल के अभी भी पाए जा रहे हैं, पाकिस्तान में पाए जाते हैं, एकदम डिट्टो सेम टू सेम जो है वही नस्ल है अफ्रीका वाले, कुछ एक है समूह आज भी हैं, है ना। उसके बाद वो पूर्वोत्तर होते हुए ये अंडमान निकोबार में भी रहे हैं, और फिर ये साउथ ईस्ट एशिया होते होते ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचे हैं भाई। तो ये इनका इस प्रकार से आदिवासी संपूर्ण विश्व में फैले हैं। फिर यूरोप की अलग कहानियां हैं, उस पर नहीं जाएंगे। तो सेंटिनेलीज, सैम्पेन, जारवा, ओंगोस, ग्रेट अंडमानीज, ग्रेट निकोबारी, ये जो है आदिवासी हैं अंडमान निकोबार के। अच्छा, सेनोजोइक युग जो है ना, सेनोजोइक युग में निर्माण हुआ था अंडमान निकोबार का। अगला सवाल है, तो हो गया सुभाष चंद्र बोस जी है, रॉस द्वीप, है ना। अगला आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द शामिल किए गए थे। तो भाई जिनको याद है, तो 42वां संविधान संशोधन है, सभी जानते हैं, है ना। तो लेकिन भाई ये 85 है और यहाँ पे 76 है, तो आंसर होगा 76 में, जी वाला सही है। 1976 में भाई इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल तो चल ही रहा था, मनमर्जियां हुई, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया, और वो बहुत ज्यादा संशोधन किया गया था। तो उसी के विरोध में जब जनता सरकार आई थी, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद 77 में, तो उन्होंने बहुत प्रसिद्ध 44वां संविधान संशोधन 1978 लाया था। तो कभी पढ़ेंगे उन दोनों के बारे में, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। खैर फिलहाल प्रश्न पर, भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल के दौरान 1976 में किया था। इसे लघु संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहा जाता है। यह संशोधन भारत इतिहास का सबसे विवादास्पद संशोधन माना जाता है। इस संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक शब्द को जोड़ा गया था। हम पढ़ेंगे जब हम लोग प्रस्तावना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतांत्रिक, गणतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्य बनाना चाहते हैं। तो हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, समाज सेवा, समानता, न्याय इत्यादि के बारे में है, तो प्रस्तावना पर भी चर्चा करेंगे। तो 42वां संविधान संशोधन जो है, इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने किया था, और मूल कर्तव्य 11 हैं। आगे बढ़ते हैं। इस संशोधन के जरिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियां कम करने की कोशिश की गई थी, और मौलिक अधिकारों पर निदेशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी गई थी। बाद में न्यायालय ने बैलेंस कर दिया है, विवादों की एक श्रृंखला है इसमें, केसेस की, तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको बैलेंस कर दिया है। और फिर है कि संविधान के इस संशोधन के जरिए अनुच्छेद 257 ए जोड़ा गया, जिसके तहत केंद्र को
किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए सशस्त्र बल तैनात करने का अधिकार होगा। तो भाई ये इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल में लगाया था, तो जब 44वां आपातकाल लगवाया था तो किस आधार पे लगवाया था? आंतरिक अशांति पे। तो ये 42वां है, तो जब 44वां संविधान संशोधन आया तो मुरारजी सरकार ने इसे सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया और आंतरिक अशांति जो इंदिरा गांधी ने जिस कारण से लगाया था उसको निरस्त कर दिया कि भाई अब ये आंतरिक अशांति नहीं चलेगा। ये आंतरिक अशांति एक बहुत ही स्पष्ट शब्द है, किसे आप मानेंगे अशांति है, किसे आप नहीं मानेंगे, तो उसे हटा दिया और सशस्त्र विद्रोह को रखा गया 44वें संविधान संशोधन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 42 संशोधन जो है इसमें है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? भाई भारतीय इतिहास में स्वदेशी आंदोलन एक युगांतकारी घटना मानी जाती है। यहीं से जो है राष्ट्रवाद का उदय देखा जाता है और 1905 में यह हुआ था, हम जानते हैं, है ना। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था और बृहद पैमाने पर हुआ था। इसकी चर्चा हम लोग विशेष करेंगे। खैर थोड़ा फैक्ट है, देख लेते हैं। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। मैनचेस्टर में निर्मित कपड़ों और लिवरपूल के नमक जैसे सामानों का बहिष्कार का संदेश प्रचारित किया गया। विभाजन के लागू होने के बाद बंगाल के लोगों ने वंदे मातरम गीत गाकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। रविंद्रनाथ टैगोर अमर सोनार बांग्ला की रचना की और लोगों ने एकता के प्रतीक में एक दूसरे के हाथों में राखियां भी बांधी थी। स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। खैर इसको स्वदेशी आंदोलन के सब्जेक्ट में जब पढ़ेंगे उस समय व्यापक चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो हिंदू ग्रोथ रेट आपने कभी ना कभी तो नाम सुना ही होगा। तो भैया ये एक राज कृष्ण नाम के व्यक्ति थे। जब भारत 2-3% जो है इतना ही एवरेज ग्रोथ कर पा रहा था, बढ़ ही नहीं पा रहा था, अटक जाता था, उसी को हिंदू ग्रोथ रेट कह दिया, है ना। इसका आंसर यही है। और बाकी सब अर्थशास्त्री हैं, जिसमें अमर्त्य सेन बहुत नामी अर्थशास्त्री हैं भाई। तो भाई भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कभी, है ना, इस पर वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व है इसमें। और भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था कब से है? तो भाई शुरू से ही है, जब देश आजाद हुआ तभी से है ना। टाटा बिरला जो हम लोग सुनते हैं वो उसी समय से हैं, आज भी चल रहे हैं। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था में एक योजनागत अर्थव्यवस्था थी भाई। ये सोवियत रूस से पंचवर्षीय योजना को वहां से कॉपी किया गया, फिर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट किया गया और 2017 तक पंचवर्षीय योजना चली थी। 17 तक पंचवर्षीय योजना चली थी, है ना। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में फिर कभी डीप से पढ़ेंगे। एक फैक्ट है कि आर्थिक समीक्षा में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 24-25 में कितना का अनुमान है? तो भाई अनुमान है 6.5 से 7%। ये सवाल पूछ लेता है ये जीडीपी वृद्धि वाला कि भाई मॉर्गन स्टैनली का क्या इस मतलब प्रिडिक्शन है और दूसरे फर्म्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जीडीपी कितना होगा, वर्ल्ड बैंक कहता है कितना होगा, फिर आरबीआई आती है वो कहती है कि कितना होगा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो याद रखने ही होंगे, आ जाते हैं एग्जाम में। तत्कालिक पुस्तक का नाम है, प्रिया दुबे ने लिखा है, नो नेशन फॉर वुमेन। अगला सवाल है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी 2020 तक नहीं, अभी का डेटा जानिए। अभी है अजीत कुमार मोहंती, परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं और जो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होंगे वो परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी होते हैं। और भाई परमाणु ऊर्जा कौन से, भाई हमारे संविधान में 3 सूचियां हैं, एक सेंट्रल सूची है, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची है। तो आप बताइए जो परमाणु ऊर्जा है वो किस सूची में आता है ना। सवाल यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य को उसके वास्तविक निवासियों द्वारा नाई माल अले भी कहा जाता है? अब ये इसका अर्थ हमने ढूंढा है, यह है कि इसका मतलब होता है स्वर्ग। नाय माल अले इसका मतलब होता है स्वर्ग। तो भाई हर व्यक्ति अपनी भूमि को कहता है स्वर्ग से ही बोलता है नहीं। संस्कृत में एक श्लोक भी है ना, नए माल अले का अर्थ होता है स्वर्ग।
और ये लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में ज्यादातर उन्हीं लोग की आबादी है। और लेप्चा लोग स्वयं को भाई एक नाम से बुलाते हैं, मुतांची। ये मुतांची याद रहे तो रख लो, रेलवे या कोई अन्य एग्जाम में कभी दिख जाए तो भाई लगा देना, लेप्चा लोग मुतांची कहते हैं खुद को, है ना। और अभी 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 तुरंत देश में चल रहा अष्टलक्ष्मी, दिल्ली में चल रहा अभी अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। अष्ट मतलब हो गया भाई 8, और लक्ष्मी मतलब हो गई देवियां, देवी सॉरी। तो अष्टलक्ष्मी ये किसे कहा जा रहा है, तो पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर्स और सिक्किम शामिल है, यानी 8 हो गए, 7 और एक 8। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव अभी दिल्ली में चल रहा है, तो इसे भी याद रख लेंगे। करंट का सवाल है ये अष्टलक्ष्मी। अगला है, अगला सवाल है कि वेद का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए है। तो भैया ये जो 6 वेदांग है ना, ये 6 वेदांग इसी का एक भाग है, उसी के बारे में कह रहा है कि जटिल शब्द और अर्थों की व्याख्या कौन करता है। तो भाई यहाँ हमने लिख रखा है शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र कौन सा है, तो निरुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निरुक्त हो जाएगा। व्याकरण नहीं है भाई, व्याकरण मतलब समास संधि धातु, ये भाषा के नियम है व्याकरण। छंद में जो है किस प्रकार का जो है छंद मतलब गायन से जुड़ा हुआ है ना, तो किस तरह का छंद लगेगा इसमें। और पिंगल 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 छंद शास्त्र, पिंगल का छंद शास्त्र बहुत प्रसिद्ध है। कल्प है कर्मकांड विधि, जब कोई जन्म लेगा, मरेगा, उपनयन होगा, विवाह होगा, तो उसमें किस तरह की विधियां अपनाई जाएंगी, क्या मंत्र पढ़े जाएंगे, किस तरीके से क्या होगा, तो वो कल्प में निहित है। कल्प मतलब कर्मकांड समझे आप। शिक्षा मतलब यहाँ पर है शुद्ध उच्चारण, शुद्ध, शुद्ध नहीं शुद्ध, है ना। कहाँ ये दंत स का उच्चारण होगा, कहाँ तालु भी स का उच्चारण होगा, इसी के बारे में कहता है शिक्षा। कल्प हो गया कर्मकांड विधि। व्याकरण तो जानते ही हैं भाई। ज्योतिषी, तो ज्योतिषी भाई खगोल विज्ञान से संबंधित है ना। और ज्योतिषी के प्राचीनतम आचार्य कौन है, लगध, लगध मुनि। हम लोग पढ़ते हैं ना मगध साम्राज्य, मगध मगध साम्राज्य, तो म में म हटा के यहाँ ल लगा देना, लगध साम्राज्य। तो लगध मुनि जो थे वह ज्योतिषी के प्राचीन आचार्य कहे जाते हैं। छंद पिंगल, छंद पिंगल का छंद शास्त्र और शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है निरुक्त, है ना। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि ने लिखी थी, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, है ना, संस्कृत ग्रंथ है व्याकरण, उसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था। तो भाई बैंकिंग, ये 20 25 30 लिस्ट है इसके बैंकिंग समितियों के। तो खैर इसे भी याद करना एक अलग ही चुनौती है। तो बैंकिंग क्षेत्र में भाई, तो नरसिम्हन समिति तो सभी कोई जानता है बैंकिंग के लिए। मल्होत्रा जी भैया बीमा क्षेत्र से हैं, चलैया कर ढांचा। नरसिम्हन समिति वित्त और बैंकिंग दोनों से है, ये 2 बार गठन किया गया था, वित्त वित्त व्यवस्था और बैंकिंग क्षेत्र के लिए नरसिम्हन समिति। और केलकर समिति 2015 में गठित हुआ था, पीपीपी मॉडल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई नितिन गडकरी जी का आज देश में खूब नाम है, तो भाई वो तो तरह तरह के मॉडल लाते रहते हैं, तो उसमें उसी तरह का एक मॉडल है पीपी। एक एक मॉडल होता है बीओटी, बीओटी, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसपोर्ट। भैया बनाइए आप ही, 100 करोड़ की लगनी है, रोड बनानी है, बनाओ आप, चलाओ आप, फिर हमको दे दो। ये टोल टैक्स वसूली वगैरह या बीओटी का काम था। फिर सरकार ने उस पर कुछ समझा कि भाई लोग विरोध करते हैं, इतना पैसा क्यों चार्ज करते हो रोड की, तो भाई सरकार भी अब नए नए मॉडल लाती है। खैर उस पर भी चर्चा करेंगे। वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है अपने देश में। तो खैर रेलवे के लिए उतना जरूरी नहीं है ये, लेकिन सामान्य ज्ञान और जागरूकता के लिए। अगला सवाल है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो भाई गांधी जी प्रार्थना करते थे, समाज की स्थापना नहीं की थी, है ना। वैष्णव जन तेणे कहिए, जे जाने पीर पराई रे। महात्मा गांधी बहुत गाते थे, और इसके नरसिंह मेहता जो है इसके लेखक कहे जाते हैं, उन्हीं का गीत माना जाता है। तो प्रार्थना समाज गांधी जी ने नहीं, दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाले भी नहीं, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य रामकृष्ण मिशन के जो है संस्थापकों में एक, शिकागो में जो जिन्हें तूफानी हिंदू कहा गया था, वो स्वामी विवेकानंद जी नहीं है। इसमें असली आंसर है आत्माराम पांडुरंग। पांडुरंग कौन है, आत्माराम क्या किए हैं, प्रार्थना समाज की। देखो भाई प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। समुदाय था भाई, अभी है कहाँ।
इसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आर.जी. भंडारकर ने बंबई में 1867 में की थी। तो भाई प्रार्थना समाज में 3 आदमी हैं, एक पांडु जी हैं, दूसरे हैं महादेव गोविंद गोविंद रानाडे, भाई जस्टिस रहे हैं, और इतिहासकार हैं आर.जी. भंडारकर। आर.जी. भंडारकर का इतिहास में सिक्का चलता है। तो आत्माराम पांडुरंग, प्रार्थना समाज। अगला सवाल है उस समय का, 2020 का पूछ रहा, फाइनेंशियल ईयर में, वित्त वर्ष में जो बजटीय जो है डिसइन्वेस्टमेंट की थी सरकार ने, तो उसके बारे में सवाल किया है। तो भाई उस समय का रिकॉर्ड हमको लेके कोई मतलब नहीं है। इंडिया टुडे का एक 2024 के बजट में जो है एक आर्टिकल छपा था, ढूंढने पे पता चला कि 50 करोड़ का जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 में रखा गया डिसइन्वेस्टमेंट। अभी डिसइन्वेस्टमेंट में जोड़ दिया जाता है 2-3 मदें, तो वो 1 लाख के करीब पहुंच जाती हैं। तो भाई सवाल देख लेंगे कि सिर्फ डिस इन्वेस्टमेंट है तो 50 करोड़, और उसके साथ अगर एक दो शब्द हैं जैसे पेंशन है, ये वो और कुछ था याद नहीं आ रहा, तो उसमें 1 लाख करोड़ था। तो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, डिस इन्वेस्टमेंट को चर्चा कर लेते हैं। तो जिसको विनिवेश प्रक्रिया कहते हैं, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में रणनीतिक या वित्तीय खरीदारों को सरकारी खरीदारों की बिक्री शामिल है, जिसे स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से या सीधे खरीदारों को शेयर की बिक्री के माध्यम से किया जाता है। अभी सरकार की कोई कंपनी है, ये सरकार अब उसे बेचना चाह रही है। सरकार की कोई कंपनी है और सरकार कंपनी को बेचना चाह रही है। क्यों भाई? तो भाई वो घाटा कर रही है, घाटा कर रही है ना वो। क्यों बेचेगी? जब कोई लाभ देगा तो हम उसको रखेंगे। कोई गाय अगर दूध नहीं देती है तो लोग सोचते हैं इसको बेच के हटा देते हैं भाई, है ना। गाड़ी अगर कोई रखा पड़ा पड़ा है तो भाई वो खराबी हो रहा है, यूज हो नहीं रहा, तो बेच के निकाल देते हैं। भाई स्मार्ट बुद्धि है ये। उसी प्रकार जो संस्थानें देश में परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, सरकार, भारतीय सरकार एक समय होटल भी चलाती थी। भाई हमारे पास नहीं थे, देश में इतनी गरीबी थी, तो होटल जरूरी थे उस समय। भाई विदेशी लोग आए रहे सहे तो कैसे होगा, पर्यटन कैसे बढ़ेगा। उस समय सरकार ने होटल भी चलाए, लेकिन आज होटल की जरूरत है क्या सरकार को खोलने की? नहीं है। हमारे निजी निवेशक आज सक्षम है, तो वो क्यों खोलेंगे? इसीलिए सरकार देखती है कि अब भाई प्राइवेट क्षेत्र भी काम कर रहा है और सरकार घाटा क्यों उठाएगी। भाई जनते के पैसे का समुचित उपयोग होना चाहिए। तो इसीलिए सरकारें विनिवेश की प्रक्रिया अपनाती है, और इसी विनिवेश को आज के समय कह दिया जाता है प्राइवेटाइजेशन। जो भी शेयर तो भाई सरकार बेच रही तो प्राइवेट वाले ही लेंगे, तो प्राइवेटाइजेशन कहलाया वो। तो सरकार कैसे बेचेगी? अगर कोई सरकारी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में है, स्टॉक एक्सचेंज में है, और या फिर वो डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, या तो वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या फिर नहीं है, तो स्टॉक एक्सचेंज में रहेगी तो वहीं से वहीं शेयर बेच देगी, नहीं तो वो डायरेक्ट बेचेगी, है ना। अच्छा सवाल ये है कि आप बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, कमेंट में बताएंगे। और हाँ, तो वो सीधे बेच सकती है, जैसे सीधे किसको बेच दिया हाल फिलहाल में, तो भाई एयर इंडिया को बेच दिया, है ना। सरकारी पहले कंपनी थी एयर इंडिया, भाई घाटे पे घाटा, घाटे पे घाटा, हाथी रख लिया और खिलाते जा रहे हैं। भाई कोई उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या किया जाए, बेच के हटाओ भाई, है। सरकार अब प्लेन उड़ाएगी क्या? अच्छा, विनिवेश का जो है एक और बात है कि सामाजिक एवं बुनियादी ढांचाओं के वित्त पोषण के लिए सरकार के राजकोष से घाटा कम करने के लिए। हाँ तो भाई हमें भाई इतने सारे महिला योजना है, भाई देख रहे हैं ना आजकल लाडली योजना चल रहा है, पैसे दिए जाते हैं, कहाँ से देगा भाई सरकार? या बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, विधवा पेंशन है, महिलाओं को पेंशन है, स्टूडेंट्स को वजीफा दिया जाता है, तो कहाँ से देगा? सड़कें पुल बहुत कुछ बनानी है देश में, कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा? ऊपर से लोन पे लोन लिए जा रही है सरकार, विदेशों से, देश के अंदर से भी, तो भाई घाटा बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट अपना बढ़ रहा है, तो उसको कम कैसे करेगी? तो भाई ये भी एक माध्यम है कि चलो घाटे की भरपाई इधर से कर दी जाए। फिर अगला पॉइंट है कि भारत में विनिवेश प्रक्रिया का संचालन निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, डीआईपीएम, डाइपाम है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो है इसका, इसके द्वारा किया जाता है। यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है और विनिवेश की प्रक्रिया यही संचालित करती है। अभी सवाल अगर टफ करना हो तो यहाँ से पूछ सकता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है, इनमें से कौन सा देश वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक्स की मेजबानी करेगा? तो भाई ये अब 21 का है, अब आप लोग 22 का देख लेंगे, ये करंट अफेयर्स का है ना। तो आगे बढ़ते हैं।
धूमल नृत्य शैली किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो भैया ये एनटीपीसी में एक जगह सिलेबस में लिखा है आर्ट एंड कल्चर, ये सवाल वहीं का है। लिखा आर्ट एंड कल्चर लिखा हुआ है तो धूमल है। ये घूमर से, राजस्थान के घूमर से मत समझ लेना, ये धूमल है। धूमल मतलब धूमिल हो गया है। राजस्थान जम्मू कश्मीर की छवि समझो धूमिल हो गई। धूमल नृत्य शैली जम्मू कश्मीर, धूमल नृत्य शैली जम्मू कश्मीर, और कोई उपाय नहीं, रेड डालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थित स्वर्णिम त्रिभुज की कुल लंबाई कितनी है? अब वो विरले इंसान प्रशंसा के पात्र हैं जो याद कर रखे होंगे। 58, 46। स्वर्णिम चतुर्भुज भैया क्या है पहले थोड़ा सा कह ही दूं। ये स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब चार कोने हैं। तो चार कोने किससे जुड़े हैं? उत्तर में दिल्ली से है, डी फॉर दिल्ली। इधर के फॉर कोलकाता है पूर्व में, है ना। सी फॉर चेन्नई है साउथ में। और इधर एम फॉर मुंबई, मुंबा देवी, है ना। तो मुंबई जो है वो पश्चिम में है। ये चारों शहरों को जोड़ने की योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी का है, उन्हें इसका श्रेय दिया जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना उन्होंने चलाई थी। और भाई 5046 किलोमीटर है और ये चार शहरों को जोड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन का एक भाग है? भाई कंप्यूटर के दो सवाल एक आ ही जा रहे हैं। एक अभी आपने ऊपर पढ़ा था पेरिफेरल डिवाइस, अभी एक लेन आ गया है ना। तो ध्यान दीजिए कि भाई लेन का क्या लाभ है। एक बात कह दूं कि एनटीपीसी के सिलेबस में, जीएस में 20 टॉपिक दिए गए हैं और सवाल पूछते हैं 40। तो आप पकड़ के चलिए कि एवरेज दो सवाल आता है। एवरेज दो सवाल, अगर आप किसी टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं तो वहां से दो सवाल तो मिलना ही नहीं है ना। इसका ध्यान रखेंगे। तो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन का एक लाभ है? हाँ, तो सवाल है लेन का एक लाभ है। तो भाई लेन का एक लाभ क्या है? तो डेटा का स्वतः मूल्य निर्धारण बिल्कुल नहीं, ये पेरिफेरल डिवाइस अभी पढ़ा था ना, उसी को साझा करना है ना। भाई वही तो है पेरिफेरल डिवाइस को साझा करना। अभी एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, सब जो है लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, है ना। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? भाई अभी इसे तो बता दो। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट है क्या? 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी ये नहीं होगा। 98.6 सेल्सियस की फ़ारेनहाइट, ये भी नहीं होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट, भाई सेल्सियस में 37 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुल सदस्य देशों की संख्या कितना है? एनटीपीसी के सिलेबस में एक है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, यूएन एंड अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी, देखो भाई यूएन का तो है ना यहाँ, है ना, उसी का पार्ट तो है डब्ल्यूएचओ। तो उसी से सवाल है। तो भाई भाई आंसर है 194। और जो कि आज तक है, इसके लेटेस्ट वेबसाइट जो है दिसंबर 2024 तक जो है 194 ही है, इसके वेबसाइट में दिया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल विधि के शासन की संकल्पना, विधि के शासन की संकल्पना किस संविधान से ली गई है? तो भाई जब हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक स्रोत तो किस देश से क्या क्या लिया गया है ना। कर्तव्य यूएसएसआर, है ना। और उसके बाद जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल हम लोग पढ़ते हैं। यूके से यही है विधि का शासन, है ना। और संसद लिया है हमने, बहुत कुछ उठाया है, संसदीय व्यवस्था जो है वहीं से उठाया है। और बहुत कुछ है, यूएसए से मौलिक अधिकार जो है ना। अपने फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने यूएसए से लिए हैं, है ना। उपराष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट भी लिया है यूएसए से। इस प्रकार कई हैं, 15-20 चीजें हैं जिसे याद रखना है और उससे एक सवाल गिर जाता है। तो एक है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, है ना। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये किसने दिया है? यूके ने दिया है। तो दो चीजें हैं, एक है रूल ऑफ लॉ, है ना। एक है रूल ऑफ लॉ और दूसरा है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जो है ये दो चीजें हैं। इस पर विवाद होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, रेलवे में नहीं पूछे जाते, लेकिन ये दो चीजें हैं। तो खैर आप जान लें कि प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है वो यूएसए ने इसको दिया है, यूएसए का वो कॉन्सेप्ट है।
अगला सवाल है, दिसंबर 2018 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र कोटोवी सम्मेलन का मुख्य एजेंडा क्या था? तो भाई जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन ही तो एजेंडा है। कोटोवी सम्मेलन, जो कॉप, जितने भी कॉप होते हैं और सम्मेलन कॉप होते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे कोटोविस पोलैंड में था, है ना, कॉप 24 कहते हैं, कोटोविस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2018 दिसंबर में, है ना। उसी तरह 25 हुआ था स्पेन में, 26 ग्लासगो, 27 शर्म अल शेख इजिप्ट, 28 दुबई यूएई, 29 जो है बाकू अजरबैजान में 2024 में। सवाल यही आना है कि बाकू अजरबैजान जो है, यूनाइटेड क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस बाकू नवंबर 2024 में हो चुका, जो वो अजरबैजान में हुआ, है ना। तो और कॉप 29 है ये, तो सवाल यहीं से आया कि भैया बताओ इसका थीम क्या था, इसका एजेंडे में क्या निकल के सामने आया, क्या सहमति बनी, तो सवाल तो इससे आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है कि 2012 में आईआईटी कानपुर में ताप विनियमित ग्रीन होम्स बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? अब ये करंट का सवाल नहीं, स्टैटिक ही कहा जाएगा, काहे कि जो है ये 2012 में था। तो इसका आंसर है कोकून की संरचना से। अब कोकून क्या होता है भाई? तो रेशम के कीट जो हैं, वो जब प्यूपा जो है, लार्वा प्यूपा है ना, जब वो बड़े होते हैं तो वो रेशम का जो है वो बनाते हैं अपना घर, तो उसी को कोकून कहते हैं। अब जब देखेंगे जो कोकून, जो रेशम कीट जो पालन करते हैं उनको, तो वो व्हाइट व्हाइट जो है ना, वो बनाते हैं कीट, वही प्यूपा है और वही कोकून है, सॉरी। तो कोकून जो है रेस, और उसी को जो है जब वो बन जाता है तो उसी को वो उबाल लेते हैं, और फिर उसी से वो, तो फिर कीट अंदर में रहता है, वो मर जाता है, और फिर जो है वो कोकून जो है उससे धागा बनाया जाता है। और अगर कोकून को इंसान छोड़ दे तो कोकून से फिर तितली बाहर निकल आएगी, और तितली बाहर निकल आएगी तो वो भाई उड़ेगी। तो भाई तितली बाहर ना आ पाए तो वही भ्रूण हत्या हो जाती है कोकूनों की, कोकून मतलब रेशम कीटों की। और कोकून से बनता है सिल्क, और पहनते हैं हम लोग साड़ी, सिल्क के कपड़े। तो इसके बारे में जानते हैं कि रेशम कीट शहतूत की पत्तियों को खाकर कैरोटीनॉइड और फ्लेवेनॉइड नामक रासायनिक यौगिक को अवशोषित करते हैं। ये यौगिक रेशम के धागे के रंग को तय करते हैं, है ना, कि ये कैरोटीनॉइड और फ्लेवेनॉइड जो है, यही यौगिक तय करेंगे कि भाई कौन सा रंग होगा, कैसा रहेगा, है ना। अच्छा, फिर है कोकून जो है, कोकून कीट लार्वा द्वारा बनाए जाने वाला एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह आवरण कीटों को प्यूपा चरण में विकसित होने के लिए मदद करता है। कोकून कीटों को शिकारियों और खराब मौसमों से बचाता है। कोकून के अंदर सही तापमान और नमी रहती है, जिससे कीट कीट लार्वा वयस्क चरण में बदल जाता है। तो जो कीट लार्वा है वो कोकून में रहेगा, और फिर तितली बन के उड़ेगा भाई, है ना। तो वही कह रहा, तो प्यूपा क्या करता है, वो एक सुरक्षित आवरण है, हमारा घर जैसे है ना। उसमें तापमान और नमी रहती है, तो उसी चीज को स्टडी किया था वो आईआईटी वालों ने। कौन सा आईआईटी था? तो आईआईटी कानपुर था, है ना। तो अब रेशम के बारे में जानते हैं, स्टेटिक सवाल जो जानना चाहिए। भारत चीन के बाद कच्चे रेशम का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में शहतूत, तसर, मूंगा, एरी सहित विभिन्न प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। ये विविधताएं रेशम कीटों की विशिष्ट आहार आदतों से उत्पन्न होती है। भारत में 4 तरह के प्राकृतिक रेशम उत्पादन होता है: शहतूत, एरी, तसर, मूंगा। भारत तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तसर भाई कच्चे रेशम के में दूसरा है चाइना के बाद, लेकिन अगर स्पेशली कहा जाए कि जो तसर है, वो तसर के उत्पादन की अगर बात की जाए, वो जो तसर है, तो तसर रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो वो भारत है। भारत में रेशम उत्पादन से जुड़े प्रमुख राज्य हैं कर्नाटक, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। कर्नाटक, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़िया जो रेशम है वो गैर शहतूत रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है। झारखंडी जो है वो तसर रेशम सबसे बड़ा उत्पादन, रांची में बकायदा तसर सेंटर है, तसर अनुसंधान संस्थान है। असम में है वान्या रेशम। वान्या मतलब जंगल, वन से वान्या बन गया, तो वान्या रेशम असम में बहुत बड़े बहुत जंगल झाड़ है भाई। कर्नाटक में शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। कर्नाटक में शहतूत है, यानी कर्नाटक की तूती बोली जाती है, तो तूत है यानी शहतूत है कर्नाटक, है ना। झारखंड में तसर है, और वान्या कहाँ है, जंगल कहाँ है, असम में है ना। और गैर शहतूत जो है वो छत्तीसगढ़ है। अच्छा, कर्नाटक को रेशम की राजधानी कहा जाता है, गजब है भाई, रेशम की राजधानी कर्नाटक। भारत रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश होने के साथ साथ 5 किस्म की रेशम, मलबरी तसर, ओक तसर, एरी, मूंगा,
सिल्क का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। मूंगा रेशम के उत्पादन भारत में जो है एक अधिकार है, मोनोपोली है। भारत में इतना मतलब उत्पादन होता है भारत में मूंगे का, और विश्व में ऐसा और कहीं नहीं होता। अगला सवाल, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है? तो भैया बांग्लादेश आजकल खबरों में बहुत ज्यादा चर्चित है। राजधानी है ढाका, राजधानी है राजधानी है ढाका, और पैसा है टाका। मोहम्मद यूनिस है यहाँ के मेन खिलाड़ी अभी। और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश हुआ था आजाद, करवाया था भारत, और आज भारत से ही चल रहे हैं पंगे। और तो इसका सही आंसर क्या है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये इसके सही ऑप्शंस हैं। देखो भैया यहाँ सिक्किम जो है ना, सिक्किम देकर के इसने खराब खेल कर दिया यहाँ पे। ठीक, यहाँ भी इसने सिक्किम का खेल कर दिया, और यहाँ भी सिक्किम का खेल कर दिया। जो व्यक्ति जान गया तीनों ऑप्शन में, वो तो ऐसे ही छांट ले जाएगा। चलिए मैप पर, मैप में देखिए, यहाँ है पश्चिम बोंगो, बंगाली, यहाँ है आसामी, मेघालय, आसामी हो गए, यहाँ से यहाँ बंगाली दादा, यहाँ से यहाँ आसामी है, यहाँ मेघालय है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा है, यहाँ पे मिजोरम है ना, ये बांग्लादेशी। तो मैप से हमने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर है डिजिटल इमेज के संबंध में, फिर आ गया दादा कंप्यूटर आ गया, ध्यान दीजिएगा दादा, यहाँ आ गया है कंप्यूटर, है ना। तो वही डॉट्स पर इंच, डीपीआई पूछ रहा है कि डीपीआई क्या है, तो डीपीआई डॉट्स पर इंच। और पता लगा है कि एचडी के लिए 600 डीपीआई होना चाहिए। हम लोग एचडी इमेज देखते हैं ना, वो 600 डीपीआई का होता है, और अगर 300 डीपीआई का है तो उसे स्टैंडर्ड इमेज माना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय ज्योतिर्विज्ञान परिषद एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। ये जब कुछ ये करंट का सवाल है और उस समय का है, तो इस पर हम लोग अभी विशेष चर्चा नहीं करेंगे। फिर विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का पूर्ववर्ती है ना। तो डब्ल्यूटीओ पहले नहीं था, इसका मतलब उससे पहले भी कुछ था। तो क्या था? तो भैया GATT था, गैट, है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, व्यापार व्यापार एवं शुल्क पर सामान्य कर था, है ना। गैट ये कब से था? तो 1948 से लेके 1994 तक था, और 1995 में तो डब्ल्यूटीओ बन ही गया, है ना। तो WTO was established by on January 1st 1995। द WTO अम्ब्रेला, WTO क्या? तो एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट है, एगो नहीं है एग्रीमेंट, उसमें कई थे हैं, है ना। इसमें मार्केस एग्रीमेंट है, और विच इंक्लूड्स द अपडेटेड GTO, ठीक है। ये भाई सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, ये बहुत दूर की बातें हैं। अभी क्या है कि WTO की महानिदेशक हैं नगोजी ओकोंजो इवेला, नोगोजी इकोंजो इवेला, नगोजी इकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला। याद हो गया? रट लो दो बार। देखो भैया इससे पहले, इससे ये दो बार मतलब दूसरे टर्म में है, ठीक है। पहला 2021 में चुनी गई है, और अभी चलेंगी 25 तक, फिर 25 से शुरू हो जाएगा इनका दूसरा कार्यकाल, ठीक है। तो ये इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं, और इम्पोर्टेंट पहली महिला। अभी यहाँ हम लोग सवाल पढ़े थे ना कि, अभी हम लोग पढ़े थे ना सवाल यहाँ पे कि पहली महिला, तो यहाँ भी आ गया पहली महिला, फिर 2025 से ज्वाइन कर रही है, 21 से चल ही रही हैं, तो इम्पोर्टेंट है वैसे ये। और अफ्रीका की है, नाइजीरिया, नाइजीरिया जो है अफ्रीका का एक देश है, और भारत इसमें अभी नाइजीरिया के साथ संबंध प्रगाढ़ कर ही रहा है। तो वहां की है ये नगोजी ओकोंजो इवेला, नगोजी ओकोंजो इवेला। तो यहाँ पे हमारा समाप्त होता है ये सेशन, और ठीक है, अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।